तो एक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था कि यहाँ पे डोमिसाइल रूल्स नहीं बने थे, और जिसके कारण हमारी रिक्रूटमेंट रुक गई थी। क्योंकि जो पहली स्टेज में जो रिक्रूटमेंट हुआ 2021 में, जो हमने रेफ़र की पोस्ट, वो एलआरसी के बेस पे की थी, जिसे हम लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो बेसिकली पीआरसी था, द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो जेएंडके का होता था, उसी को हमने नाम दिया था एलआरसी। तो उस वक़्त एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट को जल्दी करना था, तो उन्होंने कहा कि आप एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि ये रेस्ट्रिक्टिव लॉ था पीआरसी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35A जब रिमूव हुआ तो ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता था कानूनी संवैधानिक तरीके से। तो वो एक टेम्परेरी मेजर था, लेकिन उस टेम्परेरी मेजर से हमारी रिक्रूटमेंट जो है नॉन गजेटेड की हुई, और उसमें जो नॉन गजेटेड की रिक्रूटमेंट है वो 3 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनने की। एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग दोनों ज़िलों में अपने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। कुछ रिक्रूटमेंट उन्होंने की जो डिस्ट्रिक्ट आर्डर की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्डर की वो पोस्ट होती हैं नॉन गजेटेड, जहाँ पे कि दूसरे ज़िले का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अगर कारगिल के डिस्ट्रिक्ट आर्डर की अगर कोई पोस्ट है, जैसे टीचर की अगर वहाँ पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए लेह का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। वाइसी वर्सा, अगर लेह के डिस्ट्रिक्ट आर्डर टीचर की पोस्ट में अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें कारगिल का जो आदमी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट कहते हैं नॉन गजेटेड। तो इनको भरा गया डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के थ्रू, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और दूसरा, हमने जो हमारी यूटी लेवल की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्डर तो होगी जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं, तो जो यूटी लेवल पोस्ट हैं वो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरी। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये रखी गई कि ये एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। सिमिलरली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट हुआ वो भी एलआरसी के बेसिस पे हुआ। तो लगभग हमारी 3179 पोस्ट जो है नॉन गजेटेड की भरी गई, और वो एलआरसी के बेसिस पे भरी गई, जिसमें कि बाहर का एक भी शख्स जो है नहीं आ पाया। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि पहले यूटी बनने से पहले तो जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी वो बाहर से लोग भरते थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं हमारे जो कि उसके तहत लद्दाख में रिक्रूट हुए। लेकिन क्योंकि अब एलआरसी लगा दिया था, तो चाहे वो एससी भी होता लेकिन उसके पास एलआरसी नहीं था, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3179 यानी कि 3200 के करीब जो रिक्रूटमेंट नॉन गजेटेड की हुई, वो 100% लद्दाख के यूथ की हुई। लेकिन फिर क्योंकि वो एक टेम्परेरी मेजर था, तो जो फर्दर रिक्रूटमेंट जो है वो रुक गई, क्योंकि डोमिसाइल हमारे पास रूल नहीं थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक भारतीय को कहीं भी जाके बसने की इजाज़त है। अगर मुझे साउथ में बसना है, मैं साउथ में बस सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में बसना है, मैं वहाँ बस सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का आदमी साउथ में बस सकता है। पंजाब में मुझे बसना है, मेरे डिसीजन लिया, वो हिंदुस्तान का पार्ट है, भारत का पार्ट है, मैं वहाँ बस सकता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे अपना जो है ये बसने की जो मेरी इंटेंशन है वो मुझे बतानी पड़ती है कि मुझे एक मिनिमम पीरियड वहाँ पे लॉफुली रहना पड़ता है, जिसे हम मिनिमम पीरियड कहते हैं लॉफुल रेजिडेंस का, जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देते हैं। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पे फिर आप वहाँ पे या चाहे वो कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम डोमिसाइल। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो चीज़ है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपको डोमिसाइल लॉ होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये बात चली कि डोमिसाइल यहाँ के लिए जो रूल होगा वो कैसे हो। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख की, आपको सबको मालूम है कि एक हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स के ऊपर बातचीत चलती रहती है। तो उसमें ये तय हुआ कि हम यहाँ पे जो डोमिसाइल रूल लाएंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन जो ये की गई कि यहाँ का जो डोमिसाइल का जो
लॉफुल रेजिडेंस का जो पीरियड है वो एक पर्टिकुलर डेट से शुरू होगा, क्योंकि 15 साल का पीरियड है। लेकिन JNK में जब डोमिसाइल रूल आए, डोमिसाइल लॉ आया, तो वहां अगर कोई आदमी 15 साल लॉफुली रह रहा था तो उसको इमीडिएटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन लद्दाख क्योंकि एक ऐसी जगह है, फार फ्लंग है, और यहाँ की जो एक यूनिक जो इसका हिस्ट्री है और यूनिक सिचुएशन है, तो इसमें ये तय हुआ कि जो 15 साल का पीरियड होगा वो कट ऑफ डेट उसका जो शुरू होगा वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा, जब ये यूटी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 15 साल जो है वो अगर कोई आदमी बाहर का है जो यहाँ का पुराना आदमी नहीं है, ये लद्दाख का LRC नहीं है, वो एलिजिबल होगा 31 अक्टूबर 2034 को। पहला सर्टिफिकेट बाहर वाले को 31 अक्टूबर 2034 को मिलेगा। तो ये जो पीरियड आएगा बीच वाला, इसमें जो जितने भी ये नौकरी होगी या और जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ 100% लद्दाख के लोगों को मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और बात आ गई कि इवन ये बात तो एग्री हो गई और इसके ऊपर हमारा नोटिफिकेशन आ गया। साथ में ये बातचीत चल रही थी कि जो रिजर्वेशन है, क्योंकि लद्दाख जो है वो 99% जो है वो ST पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो रिजर्वेशन क्योंकि 50% से हम ऊपर नहीं जा सकते। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट एक्सीड 50%। ये एक ऑल ओवर द कंट्री ये नॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म है। और हमारा JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो है उसमें भी ये प्रोविजन है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं रख सकते हैं, या एक दो कैटेगरी की मतलब रिजर्वेशन ही आप जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये JNK में आज भी यही एक्ट है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम लिया और उन्होंने ये जो रिजर्वेशन है JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 इसको अमेंड किया रेगुलेशन के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के थ्रू, और रिजर्वेशन को हमारे लद्दाख में 50% से ऊपर ले जाके 85% कर दिया। पहले जैसे हमारी यूटी बनी तो उस वक्त हमने क्या किया कि JNK का जो रिजर्वेशन एक्ट था वो 50% का लिमिटेशन लगाता था। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपनी रिजर्वेशन जो है वो 45% ST कर दी, 4% ALC और 1% SC कर दी, तो 50% हो गया। फिर अब जो हुआ है, जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि ये 50% नहीं, अब ये हो गया 85%, यानी कि अब ST की रिजर्वेशन 80% है, 4% LAC और 1% SC का इंटैक्ट है। तो मतलब ये है कि अगर 100 पोस्ट आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें से 85 जो है वो रिजर्व है फॉर 3 कैटेगरीज, 80% फॉर द ST which is the 99% population of लद्दाख, और ALC 4% वो भी सारे बॉर्डर पे लोग हैं, वो भी सारे मोस्टली ST हैं, वो भी ऑलमोस्ट 99, आप जानते हो 99% वो भी ST हैं। तो 84% ST हो गया, SC रह गया 1% जो यहाँ पे है ही नहीं, बेसिकली वो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है या है ही नहीं। इसके बाद एक और बात हुई कि ये 85% तो इनके लिए रिजर्व हो गई। अब जो EWS कैटेगरी है, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कहते हैं, उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में ये लाजमी है, EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ उस आदमी को मिल सकता है जो नॉन SC और नॉन ST होता है। यानी कि EWS एक कैटेगरी का इसलिए बनाई गई गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाई गई कि ST को तो रिजर्वेशन मिल गई, SC को तो रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन अगर कोई नॉन SC और नॉन ST है लेकिन गरीब है तो उसको भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए EWS का जो लॉ आया है, लॉ जो है आया, तो लाजमी है कि जो EWS होगा ही हैज़ टू बी नॉन SC एंड नॉन ST, लेकिन इसका रिजर्वेशन 10% है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ नॉन SC और नॉन ST पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। द्रास में कुछ थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे हमारे नॉन SC नॉन ST पॉपुलेशन है, जो कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 8 लाख जिनकी एनुअल इनकम से कम हो, तो वो एलिजिबल होते हैं EWS के लिए। लेकिन 10 पोस्टों तो नहीं भर पाएंगे, हो सकता है एक ही भरे उनसे या 2 भर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ये 8 पोस्टों का क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये रूल है, DOPT का ये रूल है कि आपको ये उसी साल में दूसरी बार इसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और अगर आपको दूसरी बार भी नहीं कोई मिलता है फिर आप इसको
डी रिजर्वेशन एक नॉर्म के तहत कर सकते हैं। JNK में तो उन्होंने कहा कि इसको 3 बार आप डालिए, उसके बाद आप इसको डी रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख की स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी अमेंडमेंट किया कि EWS की पोस्ट अगर 10 हैं और उसमें से मान लीजिए EWS सर्टिफिकेट वाले एक ही भर्ती है, 9 खाली रहती हैं, तो सेम मेरिट लिस्ट में उनको डी रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा और नीचे से जो बच्चे होंगे उनसे भरा जाएगा, जो कि 99% ST होंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 95% रिजर्वेशन जो है वो लोकल लद्दाखियों के लिए रिजर्व होगी। और फिर ये जो 5% है ये भी तो कभी आएंगे नहीं, 34 के बाद ही आएंगे ये 5% भी, जो क्योंकि तभी तो कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट इशू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी देरीना डिमांड थी जो पूरी हुई और लोगों को बहुत बड़ा इसका 95% रिजर्वेशन का जो है, अब ये परमानेंट है, 95 इज परमानेंट, कभी भी इससे कम नहीं हो सकती। 5% 2034 के बाद हो सकता है कोई आदमी एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले आ सकता है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। दूसरा जो मैं इसके बारे में कहूँगा कि अब हमने क्या किया, जैसे ये रिजर्वेशन का जब बढ़ गया तो हमारे रिजर्वेशन रूल चेंज हो गए। तो हमने पहले रिजर्वेशन रूल चेंज किए, उस चेंज करने के बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज जो हैं अब हम इसको भरने के लिए भेज सकते हैं। तो हमने रिक्रूटमेंट जो है उसको खोल दिया। आज की डेट में लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है लेह का, LAHD लेह का जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने अभी 16, आपने देखा होगा 16 जुलाई को एडवर्टीजमेंट अखबारों में आई है, जिसमें से उन्होंने 534 नॉन गजेटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर लेह पोस्ट जो है उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी है। कारगिल ने 474 नॉन गजेटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर कारगिल की पोस्ट को है एडवर्टीजमेंट कर दी है। इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें वही रूल लगेगा, 80% ST, 4% ALC, 1% SC और EWS नहीं तो उसी में ST से उसको डी रिजर्व करके वो ST से भर जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है, लगभग 1008 जो हैं वो चली गई। उसके बाद जो हमारी UT लेवल की नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, जो कि हमने पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरवाई थी, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम फर्दर आपकी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। तो हमने अपना एक लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जो मेरी सदारत में है, मैं उसको चेयर करता हूं और वो भी हमने अब वो फंक्शनल हो गया। हमने अपनी 377 पोस्ट जो हैं वो लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो चुकी हैं और हम उसकी रिक्रूटमेंट की तैयारी जो है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है हमने वो शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये आती थी कि नॉन गजेटेड का रिक्रूटमेंट तो पहले भी हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो कि मैंने आपको कहा कि 3200 पोस्टें हमने पहले भी भरी थी। तो मेन जो एक चीज़ हमारे पास रहती थी वो थी गजेटेड पोस्ट नहीं भरी पा रही थी हमारी, डोमिसाइल रूल के मुताबिक के ना होने के कारण। तो अब जो है, क्योंकि अब हमारा डोमिसाइल रूल आ गया है, तो हमने इमीडिएटली जैसे हमने ये रूल किया, हमने UPSC में अपनी पोस्ट जो है वो रेफर कर दी। आपको मालूम होगा कि UPSC जो है वो सारे कंट्री का रिक्रूटमेंट करती है और जब वो अपना रिक्रूटमेंट करती है तो जो रिक्रूटमेंट उन्होंने अगले साल करनी होती है उसका कैलेंडर वो पहले साल बनाते हैं। तो हमारा ये मसला जो है डिसाइड हुआ जून के महीने में। तो जब हम उनके पास गए इमीडिएटली हमने कहा कि अब हमारे जो पोस्ट हैं, क्योंकि हमने इन द मीन वाइल हमने सारे रिक्रूटमेंट रूल जो है वो बना लिए थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल गजेटेड के जो बनते हैं वो हम जो बनाते हैं वो पहले UPSC से अप्रूव होते हैं, उसके बाद हम उसको नोटिफाई करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल की एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अब हमने कहा कि अब हम आपको पोस्ट रेफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं बहुत लेट आए हैं, ये रिक्रूटमेंट जो हमने करनी है इस साल उसका कैलेंडर तो हम पिछले साल बना चुके हैं। तो फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन हुई, MHA का इंटरवेंशन हुई, हम उनसे जाके खुद मिले, मैं मिला, जॉइंट सेक्रेटरी MHA के साथ में थे और हम लोग जो वहाँ जब हमने UPSC में स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई तो हमारी रिक्रूटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे 5 साल से गजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने भी इस बात को माना और ये बड़ी खुशी की बात है। हमने वहाँ पे लगभग 224 पोस्ट भेज दी, जो हमारे 3 पोस्टें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी गजेटेड पोस्ट की, जो अर्जेंट थी। एक तो डॉक्टर्स हमारे 175 हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लगभग 175-80 हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उस सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट 125 खाली थी, मतलब हमारे पास 100 अगर 75 डॉक्टर हैं पोस्टें हैं तो 125 खाली थी मेडिकल अफसर,
वो हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। ये तो हम एनएचएम के थ्रू हेल्थ सिस्टम चला रहे हैं, वरना हमारे डॉक्टर जो हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में एक्चुअल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के होने चाहिए, वो है नहीं। इतनी ज़्यादा खसारा वहाँ पे है। तो हमने कहा कि ये 125 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको रिक्रूटमेंट करना एज ए स्पेशल केस। और हमारे जो लेक्चरर हैं स्कूल एजुकेशन के, वहाँ भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है डिफिसिट है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन में। एक वो हमारे 67 पोस्ट हैं, वो ले लीजिए। और हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर्स 32 पोस्टें हमने कहा कि ये हमारी हैं, आप इनको भर दीजिए। तो उन्होंने एग्री कर लिया। तो ये 224 पोस्टें, 125 मेडिकल ऑफिसर की, 67 लेक्चरर्स की और 32 अकाउंट्स ऑफिसर की जो है वो हमने वो रेफर कर दी। और ये बड़ी खुशी की बात है, कल ही यूपीएससी ने लेक्चरर्स की पोस्ट का एडवर्टीजमेंट भी कर दिया। अब वो सब्जेक्ट वाइज उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि इस महीने के एंड में, लेकिन उन्होंने इस महीने के शुरू में ही कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद लोगों की ये, बच्चों की डिमांड थी कि 5 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो ये 5 साल का एज का हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो मान लीजिए 2019 में ही अपनी ओवर एज के पास पहुंच चुके होंगे। तो इसलिए अक्रॉस द बोर्ड हमने 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है हर एक आदमी को, हर एक कैंडिडेट को दिया, जो आज की डेट में जो रिक्रूटमेंट में जाना, जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। इसके लिए हमारा सिस्टम जो है सारा कंप्यूटराइज्ड है, पोर्टल पे सारा हमें एप्लीकेशंस आ गई हैं। और लगभग मेरी जो नॉलेज है कि हमारा एलएसएसबी के ऊपर भी कम से कम 1500 के करीब या 1500 से ज़्यादा जो हैं एप्लीकेशन आ चुकी हैं। मेरा सब नौजवानों से ये अपील है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हैं और आप जो है पूरा ध्यान अपना जो है वो अपना करियर बनाने में लगाएं। और उन आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा, आने वाले दिनों में जो टेस्ट होंगे, क्योंकि कैंडिडेट का अगर पोस्ट अगर मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, अगर एप्लीकेशन अगर 2000 आती है, तो फिर एक टेस्ट करना पड़ता है, एक टेस्ट लेना पड़ता है स्क्रीनिंग के लिए। तो आप उसकी तैयारी करें। और बच्चों को जो भी आपको एक एज रिलैक्सेशन चाहिए थी वो भी दी जा चुकी है। आपका जो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है वो भी हमने बहुत एफिशिएंट बनाया है। किसी को भी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने में कोई भी तकलीफ अगर होती है तो हमें इमीडिएटली बता दें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ये लंबरदार हैं, हमारे पटवारी हैं, हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, उनका इस वक्त एक ही काम होना चाहिए कि लद्दाख के बच्चों का जो सर्टिफिकेट्स बनने हैं, चाहे वो एसटी का सर्टिफिकेट बनना है, चाहे वो एससी का सर्टिफिकेट, एससी तो बहुत कम है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना है, एएलसी का सर्टिफिकेट बनना है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। सारे मुलाजिमों का ये फर्ज बनता है, लंबरदार से लेकर ऊपर तक, कि वो किसी और काम में ना पढ़ें, वो इन बच्चों की फ्यूचर के लिए पूरे तरीके से, और अगर ये जो है इस काम में लग जाएं, क्योंकि हमें इन बच्चों के सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू करने हैं। एएलसी का हमने नोटिफिकेशन कर दिया। आपको मालूम होगा कि हमने जो 4% रिजर्वेशन जो है वो एएलसी की हमने की हुई है, तो वो भी पहले हमने नोटिफाई नहीं की थी, तो वो भी हमने नोटिफाई कर दिया। अब हमको मालूम है कि कौन कौन से गांव जो हैं वो लेह में या कारगिल में एएलसी में आए हैं, तो वो एक एडिशनल रिजर्वेशन जो है, हालांकि लोग सारे जो हैं वो एसटी हैं, लेकिन वो उनको ऑप्शन लेना है। उनको अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है एएलसी के बच्चों को कि क्या वो एएलसी में अप्लाई करना चाहते हैं या एज एन एसटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भी हमने बार बार लोगों को भी समझाया, बच्चों को भी समझाया, यू कैन अप्लाई ओनली अंडर 1 कैटेगरी। ये रिजर्वेशन रूल कहता है कि आप 2 कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी बच्चे एएलसी वाले हैं, वो अगर उनको ये लगता है कि हमें एएलसी में ज़्यादा अच्छा ब्राइटर चांस है, तो सिर्फ वो एएलसी का भरें, एएलसी में कैटेगरी में एप्लीकेशन दें। अगर बाकी उनकी मर्जी है, एसटी तो वो है ही। तो ये जो है हमारा इस वक्त सारी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो यहाँ के यूथ के फ्यूचर के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, और रिक्रूटमेंट हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड हो, ताकि ये जो बच्चे जो हैं इनको अपना रिक्रूटमेंट मिले।